सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग फार्मास्यूटिक्स के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं और आज हम नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पैकेजिंग मटेरियल का पार्ट 1 जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैकेजिंग मटेरियल का पार्ट 2। आई विल सजेस्ट यू कि पार्ट 2 पढ़ने से पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देखें, जिससे कि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और आगे का जो पोर्शन है वो इजीली समझ पाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने पैकेजिंग मटेरियल्स के टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन से पैकेजिंग मटेरियल के टाइप होते हैं। आज हम उन्हीं टाइप पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अलग अलग तरह के पैकेजिंग मटेरियल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं हमारे पहले पैकेजिंग मटेरियल की, जो कि है ग्लास। ग्लास जो है हमारा प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल होता है। ठीक है, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है ये हम देखने वाले हैं। तो ग्लास में मेनली कंपोनेंट्स होते हैं सैंड, जिसको कि सिलिका डाइऑक्साइड भी बोला जाता है। ठीक है, आपको जो है कंपोनेंट्स याद रखने हैं कि ग्लास बनता कैसे है, और अगर किसी एक कंपोनेंट के दो नाम हैं तो आपको वो भी याद रखना है। जैसे कि सैंड को सिलिका डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। तो ग्लास किस किस का बना होता है? ग्लास बना होता है सैंड का, सोडा ऐश का, लाइमस्टोन का, और बना होता है क्यूलेट का। ठीक है, ये जो सोडा ऐश है इसे सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। ये जो लाइम स्टोन है इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। और फोर्थ कंपोनेंट होता है हमारा क्यूलेट। क्यूलेट क्या होता है? क्यूलेट एक ब्रोकन ग्लास होता है जो कि फ्यूजन एजेंट का काम करता है। फ्यूजन एजेंट मतलब इन सारे कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए, फ्यूज करने के लिए एक एजेंट चाहिए होता है, वो एजेंट होता है क्यूलेट। कई बार ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है कि ग्लास के कंपोजिशन में आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें से फ्यूजन एजेंट कौन सा है। तो फ्यूजन एजेंट कौन सा है? हमारा क्यूलेट। तो मेनली ग्लास में 4 कंपोनेंट रहते हैं। पहला होता है सैंड, दूसरा होता है सोडा ऐश, तीसरा होता है लाइमस्टोन, और चौथा होता है क्यूलेट। इन चारों से मिलके बनता है हमारा ग्लास, जिसे कि हम फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लास की। तो ग्लास जो है 4 तरह के होते हैं। टाइप 1 जो होता है उसका नाम होता है बोरोसिलिकेट ग्लास। टाइप 2 जो है उसका नाम होता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। आपको टाइप्स याद रखने हैं, कितने टाइप के होते हैं, और हर टाइप का आपको नाम याद रखना है, जिससे के थ्रू आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। टाइप 3 का नाम होता है रेगुलर सोडा लाइम ग्लास। और टाइप 4 या टाइप जिसे NP भी कहा जाता है, यहाँ पे टाइप 4 भी लिख सकते हैं, तो उसे कहा जाता है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। टाइप 4 के जो हैं जनरली 3 नाम होते हैं। एक होता है नॉन पेरेंटल ग्लास। ठीक है, टाइप 4 की हम बात कर रहे हैं, उसको नॉन पेरेंटल भी कहते हैं, जनरल पर्पस ग्लास भी कहते हैं, या फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास ये भी कहते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन के आ सकता है कि टाइप 4 ग्लास क्या होता है, NP ग्लास क्या होता है, जनरल पर्पस ग्लास किसे कहते हैं। तो NP यहाँ पे जो है, NP का फुल फॉर्म है नॉन पेरेंटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 ग्लास कंटेनर्स की अगर हम बात करें तो टाइप 1 ग्लास जो है वो है हमारा बोरोसिलिकेट ग्लास। आप लोगों ने लैब में कई सारे ग्लासवेयर्स देखे होंगे। लैब में अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो बहुत सारे ग्लासवेयर्स देखे होंगे। ग्लासवेयर्स मतलब बीकर देखा होगा, पिपेट देखी होगी, मेजरिंग सिलेंडर देखा होगा। तो इन सब पे कहीं कहीं बोरोसिल लिखा रहता है। ध्यान देना, जब भी आप ग्लासवेयर्स देखो तो उन ग्लासवेयर्स पे क्या लिखा रहता है? बोरोसिल लिखा रहता है। मतलब वो कौन से किसके बने हुए हैं? वो बोरोसिलिकेट के बने हुए हैं। ठीक है, बोरोसिलिकेट के बने हुए मतलब किसके बने हुए? टाइप 1 ग्लास के बने हुए हैं। ये जो बोरोसिलिकेट है इसी के ही ग्लासवेयर्स क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि बाकी कैटेगरीज के कंपैरिजन में बोरोसिलिकेट ग्लास जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, गिरने से ज़्यादा जल्दी टूटता नहीं है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है। तो इसीलिए जो ग्लासवेयर्स बनाए जाते हैं लैब के, तो वो बोरोसिलिकेट ग्लास से बनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हमें पैकेजिंग भी अच्छी चाहिए होती है, स्ट्रेंथ वाली चाहिए होती है, तो हम टाइप 1 ग्लास कंटेनर्स को यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ ग्लास इज हाईली रेजिस्टेंट ग्लास। ये जो है बोरोसिलिकेट ग्लास जो है हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब ज़्यादा जल्दी टूटते नहीं हैं। केमिकली ये इनर्ट होते हैं। ठीक है, सोडा लाइम ग्लास से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये ज़्यादा केमिकली इनर्ट होते हैं। केमिकली इनर्ट मतलब आप इसमें केमिकल्स को स्टोर भी करके रख सकते हो, केमिकल से ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते।
इट हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंट टू अल्कलाइन प्रोडक्ट। अगर आप इसमें बेसिक प्रोडक्ट्स मतलब अल्कलाइन प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखते हो तो वो ज़्यादा रेसिस्टेंट होते हैं। अल्कलाइन प्रोडक्ट इसमें कोई तरह की लीचिंग, कोई तरह का रिएक्टिविटी शो नहीं करते। दिस टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। मेनली आप इसको स्ट्रॉन्ग अल्कलीज के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और कई तरह के सॉल्वेंट्स को अगर आपको स्टोर करना है तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। बोरोसिलिकेट ग्लास में अगर आप 6% बोरोन को ऐड कर देते हो तो इसकी वजह से इसकी लीचिंग जो है वो कम हो जाती है। वैसे तो बोरोसिलिकेट में लीचिंग प्रॉब्लम बहुत कम होती है, लेकिन उसी में अगर आप 6% बोरोन को ऐड कर देते हो तो उसकी लीचिंग एक्शन और कम हो जाती है। बोरोसिलिकेट ग्लास को जनरली यूज़ किया जाता है बफर और नॉन बफर दोनों सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, आप इसमें बफर सॉल्यूशंस को भी स्टोर कर सकते हो, नॉन बफर सॉल्यूशंस को भी स्टोर कर सकते हो, और अल्कलाइन प्रोडक्ट्स को तो स्टोर कर ही सकते हो। दिस टाइप ऑफ ग्लास इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन हाई थर्मल शॉक इज रिक्वायर्ड। अब क्या होता है, जब आप ग्लास की प्रिपरेशंस कर रहे होते हो तो उसको कई बार स्टेरिलाइज करते हो, कई बार हीट शॉक देते हो। ठीक है, तो बोरोसिलिकेट ग्लास को आप तब यूज़ कर सकते हो जब आप बहुत हाई थर्मल शॉक दे रहे हो। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन जो है हीट के थ्रू कर रहे हो, तब आप बोरोसिलिकेट ग्लास को बहुत ज़्यादा इजीली यूज़ कर सकते हो। आते हैं टाइप 2 ग्लास कंटेनर्स पे। टाइप 2 ग्लास कंटेनर्स जिसका नाम हमने पढ़ा है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, ये जो ग्लासेस होते हैं इनका नाम होता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, क्योंकि हम इसको ट्रीट करते हैं सोडा लाइम से। इनको डी अल्कलाइज किया जाता है, मतलब इसमें ये जो ग्लास है इसमें जो अल्कली प्रेजेंट है उस अल्कली को हटा दिया जाता है, उस अल्कली को रिमूव किया जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं डी अल्कलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो डी अल्कलाइजेशन किया जाता है ये सल्फर से किया जाता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं सल्फर ट्रीटमेंट। दो ही नाम कह सकते हो आप, डी अल्कलाइजेशन भी कह सकते हो, सल्फर ट्रीटमेंट भी कह सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये बन के आता है कि टाइप 2 ग्लास कंटेनर्स जो है उसका डी अल्कलाइजेशन नाम है तो उसका एक और नाम क्या है, तो उसका एक और नाम है सल्फर ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि हम उसको सल्फर से ट्रीट कर रहे होते हैं। तो इन ग्लास कंटेनर्स का यूज़ क्या है, इसको हम एसिडिक प्रिपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं, एक्वस प्रिपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं। अल्कली प्रिपरेशंस के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास को, क्योंकि वो रेजिस्टेंट होता है अल्कलीज के लिए। टाइप 2 ग्लास कंटेनर्स को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, अगर हमें एसिड प्रिपरेशंस रखनी है, एक्वस प्रिपरेशंस रखनी है तो हम टाइप 2 ग्लास कंटेनर्स को यूज़ करते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट आपका अल्कली सेंसिटिव है, मतलब अल्कली से बहुत ज़्यादा सेंसिटाइजेशन है, उसके लिए यूज़ कर सकते हो। इन्फ्यूजन फ्लूइड्स, ब्लड के लिए, प्लाज्मा के लिए। आप देखते हो कई तरह के ब्लड बैंक्स में ब्लड जो है पहले के ज़माने में कांच की बॉटल्स में स्टोर होता था, आजकल तो पाउचेस में होता है, लेकिन मूवीज़ में या टीवी में आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में ब्लड जो है स्टोर होता था बड़े बड़े कांच की बॉटल्स में। तो वो कांच की बॉटल काहे की बनी होती थी, वो टाइप 2 ग्लास कंटेनर्स की बनी हुई होती थी। तो ब्लड को स्टोर करने के लिए, प्लाज्मा को स्टोर करने के लिए टाइप 2 ग्लास कंटेनर्स को यूज़ किया जाता है। बफर सॉल्यूशन जिनका pH 7 है, मतलब नियरली एक्वस या फिर न्यूट्रल है, उनके स्टोरेज के लिए हम टाइप 2 ग्लास कंटेनर्स को यूज़ करते हैं। टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास। टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास, ये ग्लास कंटेनर्स जो हैं ये किसी तरह से ट्रीट नहीं किए जाते, ट्रीट सिर्फ टाइप 2 वाले किए जाते हैं। ये कॉमर्शियल सोडा लाइम के बने हुए होते हैं। ये जो ग्लास है सबसे कम इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, जनरली इसको ओलिजीनियस प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोई आपको पाउडर सॉल्यूशन रखना है तो आप टाइप 3 ग्लास यूज़ कर सकते हो। नॉन एक्वस कोई पेरेंटल प्रोडक्ट यूज़ करना है तो आप टाइप 3 ग्लास को यूज़ करते हो। टाइप 4 जिसका नाम है नॉन पेरेंटल ग्लास, अब इसका नाम ही है NP, नॉन पेरेंटल, मतलब ऐसे ग्लास जिसमें आप पेरेंटल प्रोडक्ट्स को स्टोर नहीं कर सकते। आपके जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो कम्प्लीटली स्टेरिलाइज होते हैं, उसमें किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब नहीं होता, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम ऐसे किसी ग्लास में पैक नहीं कर सकते जिसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस हो। तो टाइप 4 जो है नॉन पेरेंटल ग्लास, इसे आप पेरेंटल के लिए कभी भी यूज़ नहीं करते, इसे हम कहते हैं जनरल ग्लास। नॉन पेरेंटल ग्लास को क्या कहा जाता है, नॉन पेरेंटल ग्लास को जनरल ग्लास कहा जाता है। इस तरह के ग्लास के कंटेनर्स बनते हैं, मतलब सोडा लाइम के ग्लास के कंटेनर्स बनेंगे, और नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि ओरल के लिए यूज़ कर सकते हैं, टॉपिकल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसे पेरेंटल के लिए नहीं यूज़ करेंगे, जनरल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। इसका नाम ही है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। नेक्स्ट हमारा आता है पैकेजिंग मटेरियल, मेटल्स। ठीक है, हमने पढ़ा था ग्लास, मेटल,
प्लास्टिक, रबर, ठीक है, ये सब हमारे प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल थे। ग्लास हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेटल से। मेटल्स को क्यों यूज़ किया जाता है? मेटल्स को मेनली यूज़ किया जाता है कंटेनर्स बनाने के लिए, ठीक है। अब वो कंटेनर्स किस किस मेटल के बने होते हैं? एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, टिन के हो सकते हैं, टिन प्लेटेड स्टील के हो सकते हैं, स्टेनलेस स्टील के हो सकते हैं, टिन के हो सकते हैं, या फिर लेड के भी हो सकते हैं। अगर टिन से स्टार्ट करें तो टिन की क्या प्रॉपर्टीज है? टिन जो है बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अगर दूसरे मेटल से हम टिन को कंपेयर करें तो एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसको यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि इसमें केमिकल अटैक नहीं होता। आप केमिकल्स को इसमें लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो, और ये दिखने में भी बहुत अच्छा होता है, इसकी अपीयरेंस अच्छी होती है। ये केमिकली इनर्ट होता है, ज़्यादा केमिकल से रिएक्ट नहीं करता। जनरली टिन को जो है फूड कंटेनर्स की प्रिपरेशन के लिए बनाया जाता है। ये इतना केमिकली इनर्ट होता है कि आप इसमें फूड को भी स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर हम फार्मास्यूटिकल पर्पस की बात करें तो आई ऑइंटमेंट्स, ठीक है, आई ऑइंटमेंट्स को हम टिन की ट्यूब्स में फिल करते हैं। टिन की ऑइंटमेंट ट्यूब्स बनाई जाती हैं और उसमें आई ऑइंटमेंट को फिल किया जाता है। नेक्स्ट मेटल है हमारा एल्यूमिनियम। आप लोगों ने टैबलेट्स देखी होंगी, टैबलेट की पैकेजिंग देखी होगी, स्ट्रिप भी देखी होगी, ब्लिस्टर भी देखी होगी। दोनों किसकी बनी रहती है? एल्यूमिनियम की बनी रहती है। एल्यूमिनियम जो है बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है क्योंकि ये लाइट वेट होता है और दिखने में भी बहुत अच्छा होता है। टिन से बहुत सस्ता होता है, ठीक है। टिन दिखने में अच्छा है, केमिकली इनर्ट है, लेकिन एल्यूमिनियम क्या है, ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है क्योंकि लाइट वेट होता है, ठीक है, दिखने में भी अच्छा होता है, टिन से सस्ता होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता। अब क्या होता है, जब आप एल्यूमिनियम को यूज़ करते हो एज अ पैकेजिंग मटेरियल, तो एल्यूमिनियम के सरफेस पे क्या होता है, एक ऑक्साइड की कोटिंग बन जाती है, ठीक है। जब भी आपका वो एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसके बाहर ऑक्साइड की कोटिंग बन जाती है। तो ये ऑक्साइड की कोटिंग क्या करती है, उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाए रखती है, उसको ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। ये जो कोटिंग बनती है ट्रांसपेरेंट कोटिंग होती है। एल्यूमिनियम को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए? हम इसे ऑइंटमेंट ट्यूब बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, टैबलेट्स की पैकेजिंग में यूज़ करते हैं, कैप्सूल की पैकेजिंग में यूज़ करते हैं, स्क्रू कैप में यूज़ करते हैं। स्क्रू कैप क्या होती है? आपने सिरप की एक बॉटल देखी होगी, उसके ऊपर ढक्कन लगा रहता है और बॉटल और ढक्कन के बीच में एक रिंग रहती है, उसे कहते हैं स्क्रू कैप। आपने देखी है, सिरप की बॉटल होती है, ढक्कन होता है और बॉटल और ढक्कन के बीच में एक रिंग होती है। वो जो रिंग होती है वो स्क्रू कैप होती है और किसकी बनी हुई होती है? वो एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। तो इस तरह से एल्यूमिनियम यूज होता है हमारे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में। नेक्स्ट आता है लेड। लेड जो है सबसे इनएक्सपेंसिव होता है, सबसे सस्ता मेटल जो है वो है लेड। क्यों? क्योंकि लेड कई हमारे ड्रॉबैक भी शो करता है। लेड को ज़्यादा फार्मास्यूटिकल पर्पस में यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन ये इनएक्सपेंसिव होता है, ये इसका एडवांटेज है। लेड जो है बहुत सॉफ्ट होता है, नेचर में बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है। तो जनरली 3% एंटीमनी ऐड किया जाता है लेड में ताकि इसकी हार्डनेस बढ़ाई जाए। लेड का मेन डिसएडवांटेज क्या है? मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि लेड जो है पॉइजनिंग शो करता है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेड में पैक कर रहे हो और उसमें से लेड लीच हो रहा है और वो पेशेंट की बॉडी में चला गया तो वो लेड पॉइजनिंग यानी कि लेड टॉक्सिसिटी शो कर सकता है। तो लेड का मेन डिसएडवांटेज क्या है कि वो लेड पॉइजनिंग शो करता है अगर वो इंटरनली पेशेंट की बॉडी में चला गया तो जब भी लेड को यूज़ किया जाता है उसकी इनर लाइनिंग को कोटिंग किया जाता है, किससे? किसी इनर्ट मेटल से या किसी पॉलीमर से, तभी हम लेड को जो है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन तब भी लेड को हम किसी फूड प्रोडक्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। टिन को हम फूड प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो केमिकली रेजिस्टेंट होता है। लेड को हम कभी भी फूड प्रोडक्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उसको नॉन फूड प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पेंट्स हो गए, इंक हो गए, लुब्रिकेंट हो गए, इन सारी चीज़ को लेड के लिए यूज़ किया जाता है। पहले के ज़माने में आपने अगर बोरोलिन देखी हो, ठीक है, कोई और ऑइंटमेंट्स देखे हो, तो पहले के ज़माने में लेड के ही ट्यूब्स बनाए जाते थे, उसी में ही ऑइंटमेंट बेचे जाते थे। लेकिन धीरे धीरे स्टडी हुई तो पता चला लेड पॉइजनिंग शो करता है। आजकल ट्यूब्स प्लास्टिक की बनती हैं, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। मेटल्स को किस किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है? मेटल को यूज़ किया जाता है कंटेनर्स के फॉर्म में। तो कौन कौन से कंटेनर बनते हैं? जैसे कि कोलैप्सिबल ट्यूब्स बनती हैं। कोलैप्सिबल ट्यूब्स मतलब जिसको आप दबाओ, अपना कंटेंट बाहर निकालो और वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। आपने टूथपेस्ट देखा होगा, ठीक है, ओमनी जेल आता है एक,
पेन के लिए ऑइंटमेंट आता है रेड कलर का, उसको आप दबाओ, ऑइंटमेंट बाहर निकालो, वापस अपनी शेप में आ जाता है। ये नीचे दिख रही हैं आपको कई सारी कोलैप्सिबल ट्यूब्स, जिसको आप दबाओगे, कंटेंट बाहर निकालोगे और वापस उसी शेप में आ जाती हैं। तो ये जो है ये बनी हुई होती हैं एल्यूमिनियम की, टिन की या फिर लेड की। इनको हम जनरली सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस को पैक करने के लिए ही यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम ट्यूब्स को जनरली हम यूज़ करते हैं टूथपेस्ट और क्रीम को पैक करने के लिए, ठीक है। टूथपेस्ट और क्रीम अगर हमें पैक करना है किसी मेटल में तो हम एल्यूमिनियम को जनरली यूज़ करते हैं। लेड को जो है फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि ये लेड पॉइजनिंग शो करता है। लेड को जनरली अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट, अब मेटल कंटेनर्स को सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, तो एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है टैबलेट कैप्सूल की पैकेजिंग के लिए। अभी मैंने बताया सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम यूज़ होता है, टैबलेट की पैकेजिंग हो, कैप्सूल की पैकेजिंग हो, तो एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम लाइट वेट होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये नीचे देखो आपको टैबलेट कैप्सूल्स की फिलिंग दिख रही होगी, तो ये जो पैकेजिंग है ये काय की बनी हुई है, ये बनी हुई है एल्यूमिनियम की। चाहे टैबलेट हो, चाहे कैप्सूल हो, चाहे ब्लिस्टर पैकेजिंग हो, चाहे स्ट्रिप पैकेजिंग हो, जो पैकेजिंग होती है ये एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट पैकेजिंग मटेरियल, दैट इज प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए। लगभग 20% फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग जो है वो प्लास्टिक के थ्रू की जाती है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक को हम इजीली किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, इजीली मोल्ड कर सकते हैं हम किसी भी शेप में प्लास्टिक को, तो इसीलिए प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा जनरली यूज़ किया जाता है फॉर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। अब प्लास्टिक के अगर हम टाइप देखें तो दो तरह का प्लास्टिक होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हम बढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, ठीक है। मतलब जब हम उनको हीट करते हैं तो उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो पहला आता है थर्मोप्लास्टिक टाइप और दूसरा आता है थर्मोसेटिंग टाइप। जो थर्मोप्लास्टिक टाइप होता है इसको जब हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, विस्कस लिक्विड में चेंज हो जाता है, जिसको कि हम अगर कूल करते हैं तो वापस हार्ड हो जाता है, जैसे कि पॉलीइथाइलिन हो गया, पॉलीप्रोपाइलिन हो गया। थर्मोसेटिंग में क्या होता है कि जब हम उसको हीट करते हैं तो वो फ्लेक्सिबल तो हो जाता है लेकिन वो लिक्विड नहीं बनता, ठीक है। उसका शेप जैसा है वैसा का वैसा रिटेन रहता है, मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, लेकिन उसका शेप वैसा का वैसा रहेगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होती है। अगर आप उसको ज़्यादा हीट करोगे और उसको मेल्ट करने की कोशिश करोगे तो वो इतना हार्ड होता है कि वो टूट जाएगा रूम टेम्परेचर पे ही, वो हार्ड और ब्रिटल होता है। जैसे कि फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड हो गया, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड हो गया, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में? थर्मोप्लास्टिक में मतलब आप उसको मेल्ट करके दोबारा कोई और शेप दे सकते हो। थर्मोसेटिंग में एक बार सेट हो गया तो हो गया, उसका नाम ही है थर्मोसेटिंग। एक बार अगर उसका शेप सेट हो गया तो हो गया, आप उसको हीट दोगे वो फ्लेक्सिबल होगा लेकिन आप उसका शेप नहीं चेंज कर सकते। आप वो इतना हार्ड और ब्रिटल होता है कि वो रूम टेम्परेचर पे भी ब्रिटलनेस शो कर सकता है। आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू ही कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब प्लास्टिक कंटेनर्स बहुत सारे मटेरियल्स के बनते हैं, कुछ मटेरियल्स यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला है पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन को सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है एज अ पॉलीमर। इसकी डेंसिटी हाई डेंसिटी में भी अवेलेबल रहता है, मीडियम डेंसिटी में भी अवेलेबल रहता है, लो डेंसिटी। तो जिस ग्रेड का आपको चाहिए उस ग्रेड का पॉलीइथाइलिन अवेलेबल होता है। ज़्यादातर हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन को यूज़ किया जाता है फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पस। क्यों? क्योंकि ये मॉइस्चर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ऑक्सीजन को भी अंदर प्रोडक्ट तक नहीं पहुंचने देता, दूसरी इन्वायरमेंटल गैसेस को भी नहीं पहुंचने देता। तो जनरली हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन को यूज़ किया जाता है फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पस। अब पॉलीइथाइलिन के जो कंटेनर्स हैं, अब उसको स्टेरिलाइज कैसे किया जाता है? क्यों? क्योंकि वो हीट से तो डिग्रेड हो जाते हैं, तो हम उसको हीट से स्टेरिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको ऑटोक्लेव से स्टेरिलाइज कर सकते हैं। अगर आपने स्टेरिलाइजेशन पढ़ा हो
तो दो तरह का स्टेरिलाइजेशन होता है, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। तो पॉलीइथाइलिन को आप ड्राई हीट से स्टेरिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन आप ऑटोक्लेव के थ्रू उसको स्टेरिलाइज कर सकते हो, जो कि है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। पॉलीइथाइलिन का मेल्टिंग पॉइंट 120 से 150 डिग्री के बीच में होता है। इसमें केमिकल रेजिस्टेंट बहुत अच्छा होता है, ये ज़्यादातर केमिकल से रिएक्ट नहीं करता। आप इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बेसिस दोनों को स्टोर कर सकते हो। जनरली पॉलीइथाइलिन के प्लास्टिक बैग्स बनाए जाते हैं, प्लास्टिक फिल्म्स बनाई जाती हैं, बॉटल्स बनाई जाती हैं, जिसको कि एज अ कंटेनर यूज़ किया जाता है कंटेंट स्टोरेज के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ हमारी उदित फार्मेसी की ऑनलाइन ऐप के बारे में। उदित फार्मेसी आपको तैयारी कराता है डीफॉर्म फर्स्ट ईयर की, डीफॉर्म सेकेंड ईयर की, कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। बात करें अगर हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, तो आपको अवेलेबल होती हैं वीडियो लेक्चर क्लासेस, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस। अगर आपको कोई डाउट हो तो उसके लिए कंडक्ट कराते हैं हम लाइव क्लासेस, जिसमें कि आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं ई बुक के फॉर्म में, चैप्टर वाइज आपको एक्सरसाइज कराई जाती है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी लिया जाता है, लाइव चैट होती है जिसके थ्रू आप अपने सारे प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करा सकते हो। जो क्लासेस होती हैं वो बायलिंगुअल होती हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होती हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आती समझने में। और एग्जिट एग्जाम की अगर आप तैयारी करा रहे तो उसका गाइड भी हम आपको करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हो तो इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1499। और डी फॉर्म सेकेंड ईयर की भी हम आपको 6 की 6 सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं, जिसका प्राइस है 1499। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ हार्ड मटेरियल में हमारी कॉपीज, बुक्स कॉपीज परचेस करना चाहते हैं, जिसमें कि थ्योरी और सॉल्व पेपर्स दोनों रहते हैं, सॉल्व अनसॉल्व दोनों तरह के मॉडल पेपर रहते हैं। डीफॉर्म सेकेंड ईयर का अगर आप चाहते हैं तो 6 के 6 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, जिसकी डिलीवरी बिल्कुल फ्री रहती है। प्राइस है 999। सेम है फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें सारे 5 सब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल हैं, इसमें थ्योरी और मॉडल पेपर दोनों रहते हैं, इसकी भी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल प्ले स्टोर में जाना है, उदित फार्मेसी टाइप करना है। जैसे ये उदित फार्मेसी टाइप करेंगे, ऐसा पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना नाम टाइप करना है। जैसे ही आप अपना नाम उसमें टाइप करेंगे, कुछ इस तरह का पोर्टल आपके सामने खुलेगा। आपको नीचे स्टोर में जाना है। स्टोर में जाने के बाद आपको अपना मनपसंद कोर्स सब्सक्राइब करा लेना है। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लास्टिक का मटेरियल है पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन जो है बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स बनाने के लिए। ये जो है पॉलीप्रोपाइलिन, इसमें पॉलीइथाइलिन की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 170 डिग्री होता है। पॉलीइथाइलिन का कितना था, 150 तक का था। पॉलीप्रोपाइलिन का कितना होता है, 170 होता है, जो कि पॉलीइथाइलिन से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप इसको हाई टेम्परेचर पे भी स्टेरिलाइज कर सकते हो। इसकी जो रेजिस्टेंट पावर होती है बहुत अच्छी होती है, लगभग सारे केमिकल से ये रेजिस्टेंट होता है। आप इसमें सारे तरह के केमिकल को स्टोर कर सकते हो। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसकी क्लैरिटी बहुत कम होती है, ये इतना क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, पॉलीप्रोपाइलिन के थिन वॉल कंटेनर्स बना सकते हो। अगर आपका कोई कंटेनर है जिसमें आपको परत जो है पतली रखनी है, तो आप पॉलीप्रोपाइलिन को यूज़ कर सकते हो। थिक वॉल कंटेनर आप नहीं बना सकते पॉलीप्रोपाइलिन से, क्योंकि इसकी क्लैरिटी अच्छी नहीं होती। दूसरा ड्रॉबैक क्या होता है, उसकी ब्रिटलनेस, कि कम टेम्परेचर पे ही वो भंगुर रहता है, टूट सकता है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप इसमें पॉलीइथाइलिन मिला लो तो इसकी ब्रिटलनेस इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट हमारा प्लास्टिक मटेरियल है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको कि पीवीसी भी कहा जाता है। इसकी क्लैरिटी भी अच्छी रहती है, ठीक है, और ये अच्छा ऑक्सीजन बैरियर भी है, दोनों क्वालिटी है इसमें। ये थर्ड मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस्ड पॉलीमर है। पॉलीइथाइलिन और पॉलीप्रोपाइलिन के बाद सबसे ज़्यादा किसी को यूज़ किया जाता है वो है पीवीसी। पीवीसी की हीट स्टेबिलिटी जो है पुअर रहती है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 160 तक का ही रहता है। आप पीवीसी के कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हो ब्लड के लिए, ब्लड कंपोनेंट्स के लिए, कैथेटर बनाने के लिए, बाईपास सेट बनाने के लिए, हीमोडायलिसिस सेट्स बनाने के लिए, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए आप पीवीसी के कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हो। पीवीसी का मेन एडवांटेज क्या है कि वो ट्रांसपेरेंट होता है,
लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होता है, आप इसको इजीली स्टरलाइज कर सकते हो और ये बायो कंपैटिबल होता है। बायो कंपैटिबल मतलब आप इसमें जो भी अगर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या कोई और प्रोडक्ट स्टोर करोगे तो वो उसके साथ मैच खाता है, वो जनरली रिएक्टिविटी शो नहीं करता। ये मेन इसका एडवांटेज है पीवीसी का। नेक्स्ट प्लास्टिक मटेरियल हमारा आता है पॉलीअमाइड, जिसका कि नाम है नायलॉन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलीअमाइड को और क्या कहा जाता है, तो पॉलीअमाइड को नायलॉन कहा जाता है। नायलॉन जो है आर्टिफिशियली मेड पॉलीमर है, ठीक है। कैसे बनाया जाता है इसको, डायअमीन और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की इंटरेक्शन जब कराया जाता है तब जाके हमका बनता है पॉलीअमाइड, जिसको कि हम नायलॉन भी कहते हैं। इसका मेन एडवांटेज है कि केमिकली रेजिस्टेंट होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, अच्छा टफनेस होता है, ठीक है, हीट रेजिस्टेंट भी होता है इसमें, वाटर रेजिस्टेंट भी होता है और इसको आप इजीली ऑटोक्लेव कर सकते हो। अब हमने इसको आर्टिफिशियली बनाया हुआ है इसलिए इसमें ये सारे एडवांटेजेस हैं, इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्बिटी बहुत है, ये बहुत जल्दी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, चाहे ऑक्सीडेशन हो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के थ्रू हो, अल्कलीज के थ्रू हो। ये मेन इसका डिसएडवांटेज है किसका, पॉलीअमाइड यानी कि नायलॉन का। नेक्स्ट हमारा पैकेजिंग मटेरियल है रबर। रबर जो है कहाँ से मिलता है, मेनली रबर हमें मिलता है ट्री से, जिसका नाम है हेविया ब्राजीलेंसिस। आपको ये नाम याद रखना है। नेचुरल रबर जनरली क्या होता है, नेचुरल रबर होता है लॉन्ग चेन होती है पॉलीमर्स की, आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं, बहुत सारी आइसोप्रीन यूनिट्स की जब लंबी चेन बन जाती है तो उसको हम कहते हैं नेचुरल रबर। ये जो रबर है हमें मिलता है ट्री हेविया ब्राजीलेंसिस से। अब जो रॉ रबर होता है, जो नेचुरल रबर हमें मिलता है प्लांट से, उसमें इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं होती और जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करोगे उसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, जिसकी वजह से आप रॉ रबर के कभी भी आर्टिकल्स नहीं बना सकते। आपको उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, उस रॉ रबर को और ज़्यादा स्टिफ टफ बनाना पड़ेगा, तब जाके उसको फार्मास्यूटिकल पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर पाओगे। तो कैसे किया जाता है, तो रबर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज की जाती हैं कुछ एडिटिव्स को ऐड करके। तो सबसे पहला एडिटिव हम ऐड करते हैं वल्केनाइजिंग एजेंट्स, जिसको कि वल्केनाइजर्स भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रबर में कौन से एजेंट्स ऐड किए जाते हैं। रॉ रबर में बहुत ज़्यादा पुअर इलास्टिसिटी होती है, उनकी स्ट्रेंथ बहुत पुअर होती है, जैसे ही आप उसको कोल्ड करोगे वो हार्ड हो जाएंगे और जैसे ही आप उसको गर्म करोगे वो सॉफ्ट और स्टिकी हो जाएंगे, आपस में चिपकने लगेगा। तो क्या किया जाता है, अब इस रबर को अगर आप सॉल्वेंट में डालोगे तो वो डिजोल्व भी हो जाता है। तो क्या करोगे, आप वल्कनाइजिंग एजेंट्स को ऐड करोगे। वल्कनाइजिंग एजेंट ऐड करने से क्या होगा, उसका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर रेंज बढ़ जाएगी, जिससे कि जो मटेरियल है आपका वो इलास्टिक हो जाएगा। मतलब पहले नहीं खिंच रहा होता है, फिर वो खिंचने लगता है, इलास्टिक बन जाता है। कौन सा वल्कनाइजिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं, सल्फर को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एज अ वल्कनाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, क्रॉस लिंक्स बना लेता है रबर मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्वेश्चन बनता है कौन सा वल्कनाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है सल्फर एज अ वल्कनाइजिंग एजेंट। वल्कनाइजिंग एजेंट के बाद हम ऐड करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट, जो कि है हमारा एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर क्या कराता है, जो वल्कनाइजेशन में टाइम लग रहा है उस टाइम को रिड्यूस करा देता है, ठीक है। और अगर सल्फर की क्वांटिटी ज़्यादा लग रही होती है तो जब हम एक्सेलरेटर यूज़ करते हैं तो वो सल्फर की क्वांटिटी कम लगती है। एग्जाम्पल है एक्सेलरेटर का MBT 2 मरकैप्टो बेंजथायाजायोल। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं कई तरह के एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स क्या करते हैं, इन एक्सेलरेटर की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो एक्टिवेटर्स को ऐड किया जाता है फॉर इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ एक्सेलरेटर्स, जैसे कि स्टीरिक एसिड हो गया, जिंक स्टीरेट हो गया। फिर नेक्स्ट ऐड किया जाता है फिलर्स। दो क्लासेस जनरली फिलर्स की यूज़ की जाती हैं रबर में। पहला होता है रीइंफोर्सिंग फाइबर्स, दूसरा होता है एक्सटेंडिंग फिलर्स। रीइंफोर्सिंग फाइबर्स क्या होता है, ये रबर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि कार्बन ब्लैक हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। एक्सटेंडिंग फिलर्स को क्यों ऐड किया जाता है, इनको डायल्यूएंट्स की तरह ऐड किया जाता है ताकि कॉस्ट कम आ सके आपके मैन्युफैक्चर्ड रबर की, आप जब उसको बनाओगे तो ज़्यादा महंगा ना बने। तो एक्सटेंडिंग फिलर्स में आते हैं आपका टैल्क, एस्बेस्टोस दोनों। नेक्स्ट आता है मटेरियल हमारा सॉफ्टनर्स। सॉफ्टनर्स को ऐड किया जाता है ताकि आप फिलर्स को इजीली इनकॉर्पोरेट कर सको।
ठीक है। रबर की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको और इजीली आप कैरी आउट कर सको उसके लिए ऐड किया जाता है सॉफ्टनर्स। तो इसके लिए ऑयल्स को यूज़ किया जाता है, जनरली पाइन ऑयल, मिनरल ऑयल, टार फ्रैक्शंस। नेक्स्ट ऐड करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट नाम से ही समझ में आता है कि जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करें। ठीक है, जो चेन होती है आइसोप्रीन चेन उनको तोड़ा जाता है डबल बॉन्ड पे। ठीक है, और एस लिंक से ऑक्सीडेशन के थ्रू, जिसके थ्रू सॉफ्टनिंग होती है, वीकनिंग होती है, जो रबर का डिटोरिएशन हो रहा होता है। जब ये आप चेन्स को तोड़ते हो ऑक्सीडेशन के थ्रू तो रबर आपका सॉफ्ट हो जाता है, वीक हो जाता है। तो वो डिटोरिएशन ना हो रबर का, उसके लिए आप ऐड करते हो एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, इसके लिए जो एंटीऑक्सीडेंट यूज किए जाते हैं जनरली फिनाइल, बीटा नैफ्थाइलामीन, पैरा हाइड्रोक्सी डाइफिनाइल्स को यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ पिगमेंट्स ऐड किए जाते हैं रबर्स में फॉर कलरिंग। ऑक्साइड ऑफ आयरन यानी कि आयरन ऑक्साइड्स, कैडमियम सल्फाइड्स, एंटीमनी, इन सबको यूज किया जाता है फॉर रबर। लुब्रिकेंट्स को ऐड किया जाता है ताकि आप जो भी रबर प्रोडक्ट बना रहे हो वो रबर प्रोडक्ट इजीली उस मोल्ड में से बाहर आ सके, इसके लिए ऐड किया जाता है लुब्रिकेंट, ताकि रबर प्रोडक्ट इजीली रिमूव हो सके मोल्ड से, सांचे से। ठीक है, जैसे कि जिंक स्टीरेट, टैल्क, इन सबको पहले ही सांचे में डस्ट कर लिया जाता है रबर बनाने से पहले ही, ताकि रबर जब बन के तैयार हो तो इजीली रबर बाहर आ जाए। कौन कौन से तरह के रबर होते हैं फार्मास्यूटिकल यूज होते हैं? ब्यूटाइल रबर होता है, नाइट्राइल रबर होता है, क्लोरोप्रीन रबर होता है जिसको कि नियोप्रीन भी कहते हैं, सिलिकॉन रबर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी पैकेज। सेकेंडरी पैकेज मैंने ही पहले आपको बता दिया था कि जो पैकेजिंग प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल के बाहर रहती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल जो है डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से, लेकिन सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल जो है डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है हमारे प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल के लिए। तो सेकेंडरी पैकेज को हम यूज़ करते हैं प्राइमरी पैकेज को स्टोर करने के लिए, जिसमें कि हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन पैक होता है। सेकेंडरी पैकेज जो है डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल के, लेकिन ये कभी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। सेकेंडरी पैकेजिंग में मेनली आता है कार्टून्स, आपके जो बड़े बड़े कार्डबोर्ड्स होते हैं जो कि आपके प्राइमरी पैकेज को फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। आपका प्राइमरी पैकेज जो है वो प्रोटेक्ट रहे, उसमें जो फार्मास्यूटिकल कंटेंट है वो प्रोटेक्ट रहे, उसके लिए हम करते हैं उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, ये जो सेकेंडरी पैकेजिंग रहती है जनरली की जाती है पेपर्स की, बोर्ड्स की। ठीक है, जो कि जनरली पेपर बोर्ड्स को यूज़ किया जाता है जो कि पेपर से कई गुना थिक होते हैं, हैवी होते हैं वेट्स में। पेपर बोर्ड कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं? वाइट बोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, सॉलिड बोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, चिप बोर्ड, फाइबर बोर्ड। ये जो जनरली पेपर बोर्ड है इनका लैमिनेशन किया जाता है पॉलीइथाइलिन और वैक्सेस को यूज़ करके। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।